कक्षा 11वीं विषय रसायन शास्त्र अभ्यास प्रश्न पत्र 2024 सेट ए के 3 अंकों और 4 अंकों के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। उसमें एक एक ही प्रश्न की आज चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 13 में पहुंचते हैं। प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की संभवन एंथैल्पी की गणना कीजिए। कार्बन की दहन एंथैल्पी -393.5 किलो जूल और कार्बन मोनोऑक्साइड की दहन एंथैल्पी -282.0 केल्विन है, किलो जूल है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ये प्रश्न 13 का अथवा वाला है। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, तो प्रश्न से समझते हैं क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं कार्बन की दहन एंथैल्पी है। तो कार्बन मान लेते हैं ग्रेफाइट है और ये ऑक्सीजन है। जब ये क्रिया करते हैं तो CO2 बनाते हैं और इसमें जो ऊर्जा का मान होता है ये होता है, ये इसमें दिया हुआ है। इसको हम समीकरण के रूप में लिख दिए हैं। इसी तरह से अब कार्बन मोनोऑक्साइड की दहन एंथैल्पी दिया है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड CO हो गया और ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है। ये भी क्या बनाता है, CO2 बनाता है और इसकी दहन एंथैल्पी हो गई 283.82। ये 282 लिख देते हैं, 282.0 किलो जूल पर मोल। तो इस तरह से हमको ये दोनों समीकरण बना लेना है। समीकरण बनाने के बाद देखिए आगे का स्टेप क्या करते हैं। इतना तो प्रश्न से लिखना है, केवल प्रश्न का जो शब्द लिखा है उसका समीकरण बनाना है। अब हम ये उपरोक्त समीकरण में हमको कार्बन मोनोऑक्साइड की एंथैल्पी की गणना करना है। चलिए फिर से देखते हैं इसमें क्या निकालना है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की संभवन एंथैल्पी की गणना करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से हमको खुद से सोचना है कि हम क्या कर दें कि इस तरह का दहन एंथैल्पी निकल जाए। तो एक काम करते हैं, इसमें समीकरण 2 है, जो ये वाला समीकरण है, ये समीकरण, ये वाला दूसरा वाला समीकरण। तो इस दूसरे समीकरण को हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। उल्टा करने का मतलब ये है कि देखिए CO2 ये मैं इधर लिख दिया, ये देख लीजिए इधर आ गया और जितना ये वाला भाग है ये दाईं ओर का भाग है वो पूरा का पूरा बाईं ओर आ गया। यदि इस रिएक्शन को उल्टा करेंगे तो ये जो दहन एंथैल्पी का मान है इसका मान क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। इस तरह से, तो इस तरह से हमको उल्टा करना है। यही चीज़ ऊपर चाहे तो लिख दें कि यहाँ पर हम इसके समीकरण 2 को उल्टा लिखेंगे। अब उल्टा लिख दिए हैं। उल्टा लिखने के बाद अब हमको क्या करना है, चलिए आगे का स्टेप देखते हैं। यहाँ हमको समीकरण 1 एवं 3 को जोड़ करके इसकी एंथैल्पी निकालना है। तो चलिए समीकरण 1 और 3 देखते हैं। तो समीकरण 1 यहाँ पर है, ये एक मैं दोबारा से देख लेता हूँ, ये है एक समीकरण। तो इस समीकरण को लिखते हैं, यहाँ देख लीजिएगा। तो ये समीकरण क्या है, C+O2। तो ये मैं लिख दिया C+O2 इस तरह से। प्लस अब हम चलेंगे किस में, इसके जो हमारा ये तीसरा समीकरण है तो उस समीकरण में देख लीजिए क्या है, C+O2 इसमें है और CO2 है। तो इसी समीकरण को यहाँ पर फिर से देखते हैं। ये देख लीजिए ये तीसरा समीकरण है। तो पहले समीकरण से हमको क्या मिला, C+O2। ये हम उधर का पहले समीकरण से लिख लिए और इसमें तीसरे समीकरण में क्या लिखा है, +CO2। इस तरह से हम लिख दिए। ये जितना है ये किसके समीकरण से मिल गया, पहला, और ये किस समीकरण से है, ये तीसरे समीकरण से है। तो इस तरह से हम सबसे पहले जो दाएं पक्ष के होंगे उनको दोनों के लिख लेंगे। इसके बाद हम उधर के पक्षों का लिखते हैं। तो पहले समीकरण में लिखा है CO2, तो यहाँ CO2 लिख दिए। प्लस अब दूसरे समीकरण में हमारे पास ये लिखा है तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे प्लस CO और प्लस ½ O2। इस तरह से यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए समझने के लिए, ये CO2 और ये CO2 कट जाएगा, या कहना चाहिए उधर जा करके घट जाएगा। तो अब हमारे पास जो बचा है ये बचा C+
प्लस O2 इधर का हम ये लिख लिए, और यहाँ से ये आधा O2 इधर ले आएंगे तो ये -12 O2 हो जाएगा, ये -12 O2। और इधर क्या बच गया, इधर क्या बचा, CO। तो यहाँ पर हम अब देखते हैं क्या लिखेंगे, ये C प्लस, अब यहाँ एक O2 में आधा O2 घटेगा तो यहाँ क्या बचेगा, आधा O2, इस तरह से। और ये क्या बन गया, CO। और यही हमको निकालना था कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए कितनी एंथैल्पी लगेगी, तो इस तरह से निकालना है। और यहाँ घटाने का मसला ये है कि 1 में से 1/2 घटाएंगे तो आधा हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पर ये लिखना है। अब हम क्या किए हैं, समीकरण 1 और 3 को जोड़े हैं, तो अब हम इसका मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 में का मान कितना दिया था, ये दिया था -393.5। इसके बाद हम समीकरण यहाँ पर 3 जोड़े हैं, तो समीकरण 3 में मान देख लेते हैं। तो जो समीकरण 3 का मान है ये है 282.0, तो ये हो जाएगा 282.0। तो इस तरह से इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देख लेते हैं। ये 5 में 0 गया तो ये आ गया 5, इसके बाद ये हो 0.3 में 2 गया तो ये हो गया 1, फिर 9 में 8 गया तो ये भी हो गया 1, और यहाँ भी कितना 2 में गया तो ये, तो 115 -111.5 किलो जूल प्रति मोल इसकी एंथैल्पी हो जाएगी। इस तरह से हमको हल करना है। बाकी आप इसमें से देख सकते हैं, ये इसमें से इस तरह से 110 आया, इसको 83 लिए हैं तो 110 आएगा, 82 लेंगे तो 111 आ जाएगा। इस तरह से हमको ये जो मान मिला ये संभवन एंथैल्पी है किसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड की। चलिए अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। Kp और Kc में संबंध निकालना है। तो चलिए ये सांद्रता नीतांक है और ये दाब नीतांक है, इनमें संबंध देखते हैं। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि एक जो है समांगी गैस की अभिक्रिया हम इस तरह से लिख सकते हैं ये। अब इस गैस की अभिक्रिया को यदि हमको Kp बना के लिखना है तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ C, पहले इधर का लिखते हैं, ये इसका लिखेंगे, और इसके बाद इसकी ये जो संख्या है इसको किस में लिखेंगे, घात में। इसी तरह से यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ D, तो ये पार्शियल प्रेशर तो ये D है, और इसका ऊपर जो संख्या ये ऊपर लिख दिए ये वाला। इसी तरह से ये जो हम लिखे हैं सबसे पहले ये उत्पाद का लिख दिए। इसी तरह से हम नीचे लिखेंगे अभिकारक का, तो A और इसकी घात A हो जाएगी, यहाँ P लिख देंगे क्योंकि प्रेशर नीतांक हम निकाल रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर ऊपर हम क्या लिख देंगे B, और यहाँ भी नीचे लिख देंगे B। तो हम यहाँ नीचे लिखे अभिकारक का। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कैसे आ गया। तो यहाँ पर ये प्रेशर का सांद्रता होता है, यदि हम प्रेशर को लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं NV/RT, ये सांद्रता का सूत्र होता है। तो अब हम इसको सांद्रता में बदल दिए हैं, तो जब सांद्रता में लिख देंगे तो ये C बाहर लिखते हैं, D लिख दिए, और साथ में क्या लिखते हैं RT। तो जो RT है तो RT इसके साथ भी रहेगा, इसके साथ भी रहेगा, दोनों के साथ लिखेंगे। यहाँ भी लिखेंगे C और RT, यहाँ भी लिखेंगे C और RT, तो उसकी RT की घात C भी कहलाएगी, D भी कहलाएगी, तो ये लिखेंगे RTC+D। इसी तरह से जब नीचे लिखेंगे तो A के साथ भी RT रहेगा, B के साथ भी RT रहेगा, इसकी घात A है, इसकी घात A है, तो कॉमन लेंगे यदि तो RTA+B आ जाएगा। इस तरह से हमको यहाँ पर लिखना है। तो पहले ये प्रेशर के साथ हमको नीतांक का मान लिख देना है, फिर प्रेशर को चेंज कर देना है सांद्रता में, तो इस तरह सांद्रता में लिख सकते हैं RT लिख करके। अब हम यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इसको तो हम उसी तरह से उतार दिए हैं, ये देख लिए, ये यहाँ पर उतर आया। अब ये जो RT है तो RT की घात कितनी थी C+D, और ये वाली भी घात ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। यदि आधार बराबर हो तो घातें घटती हैं भाग की, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, ये इस तरह से। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ जो मान है इसको उसी तरह से उतार दिए हैं। अब इतना उतारने के बाद RT हो गया, और इन घातों का जो अंतर है इसको हम क्या लिखते हैं, डेल्टा n। इस तरह से डेल्टा n लिख देते हैं। अब ये जो मान होता है
ये मान किसका होता है, Kc का, तो इसकी जगह Kc लिख देंगे और बगल में हम बता देंगे कि यहाँ Kc बराबर क्या है, यही क्या, ये सांद्रता का समीकरण है, ये C हो गया और यहाँ पर ये D हो गया, ये जो लिखा है ये इस तरह से, और नीचे क्या लिख देंगे, ए। ये जितना भी इधर लिखा हुआ है उसको पूरा यहाँ पर इस तरह से उतार देना, बता देना है कि ये जो मान है ये किसका मान है, Kc का। तो इस तरह से यहाँ Kc लिख देंगे तो यही संबंध हो जाएगा। तो कुल मिला के इसका जो संबंध हो गया वो क्या हो गया, Kp बराबर Kc ब्रैकेट में RT डेल्टा N, लास्ट में ये वाला लिख देना है। इस तरह से हमको Kp और Kc में संबंध निकालना है। चलिए अब 15वें नंबर के क्वेश्चन में पहुंचते हैं। तो ये क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगिकों में, अथवा का क्वेश्चन है 15वां नंबर का। निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है और इसका जो IUPAC नाम हो जाएगा, 2 कार्बन है, इसको क्या बोलेंगे, एथोनोइक एसिड। तो बस 1 नंबर डाल के एथोनोइक एसिड, चाहे तो सूत्र लिख के फिर उसका आंसर लिख सकते हैं। और ये जो है 2 कार्बन वाला किसको, ये अल्कोहल है, इसको क्या लिखेंगे, एथेनॉल। और ये जो है कीटोन है और इसको लिखते हैं प्रोपेन, क्योंकि 1 2 3 कार्बन है प्रोपेन और 2 नंबर में CO जुड़ा है तो इसको लिखते हैं 2 ओन, या डायरेक्टली लिख सकते हैं प्रोपेनोन भी लिख सकते हैं इसको सीधा सीधा। यदि 2 नहीं लिखना है तो प्रोपेनोन भी लिख देते हैं। इस तरह से केवल इनका नाम भर लिखना है। तो नाम लिखते समय सूत्र और उसका ये भी लिख दीजिए, ये सूत्र फिर इसका नाम लिख दीजिए, फिर ये सूत्र और इसका नाम लिख दीजिए। इस तरह से हमको करना है। चलिए अब हम 15 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। तो ये 16 नंबर का क्वेश्चन भी ये अथवा वाला है। तो अथवा वाले क्वेश्चन में क्या था, बेंजीन में नाइट्रीकरण, हैलोजनीकरण एवं सल्फ्यूरीकरण अभिक्रियाओं को समझाइए। तो सबसे पहले यहाँ पर बेंजीन का नाइट्रीकरण समझते हैं। ये नाइट्रीकरण क्या होता है, यदि बेंजीन वलय को सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण, इस दोनों को मिला के नाइट्रोकरण मिश्रण बोलते हैं। नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को नाइट्रोकरण मिश्रण के साथ गर्म किया जाता है तो बेंजीन वलय में नाइट्रो समूह प्रविष्ट हो जाते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर ये जो लगा है ये बेंजीन वलय हो गई। ये सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 ये दोनों का मिश्रण लिए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोकरण मिश्रण। और जब हम इतने ताप पर इसको गर्म करते हैं तो ये जो HNO2 है नाइट्रो समूह है, ये यहाँ करके जुड़ जाता है बेंजीन रिंग के साथ। इसी को हम क्या कहते हैं, नाइट्रीकरण। तो कुल मिला के सीधे सीधे बेंजीन वलय के साथ NO2 का जुड़ना ही क्या कहलाता है, नाइट्रोकरण या नाइट्रीकरण कहलाता है। अब हम आगे का देखते हैं। ये समीकरण वगैरह बना के हमको लिखना उसी तरह से। अब हम बात करते हैं हैलोजनीकरण या हैलोजनन। हैलोजनन का मतलब जो 17वें समूह के तत्व होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका जब हम क्लोरीन इनके साथ जोड़ते हैं बेंजीन रिंग के साथ तो उसको हम हैलोजनीकरण कहते हैं। तो लुईस अम्ल जैसे FeCl3, FeBr3 तथा AlCl3, इनमें से कोई एक लिख सकते हैं कि उपस्थिति में एरीन हैलोजन से अभिक्रिया करके हैलोएरीन बनाते हैं। तो यहाँ एरीन का मतलब यहाँ बेंजीन ही ले लेते हैं। तो जब ये बेंजीन से ये क्रिया करता है Cl2 किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, या इसी को हम बोलते हैं क्या, लुईस अम्ल। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है यहाँ जुड़ जाता है इसके साथ, तो ये क्लोरोबेंजीन बन गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, हैलोजनीकरण। कुल मिला के यहाँ बेंजीन के साथ हैलोजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, हैलोजनीकरण कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब ये है सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण में हम देख लेते हैं, सल्फोनिक अम्ल समूह द्वारा वलय के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन सल्फोनीकरण या सल्फोनेशन कहलाता है। यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके प्राप्त किया जा सकता है। तो ये हम बेंजीन रिंग ले लिए और ये हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिए। अब ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये जो SO3H समूह होता है ये इसमें आकर के जुड़ जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण में SO3H जुड़ता है, नाइट्रीकरण में NO2 जुड़ता है और हैलोजनीकरण में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन इस तरह से यहाँ पर जुड़ सकता है। तो इस तरह से हमको ये करना है।
चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 17वां नंबर का क्वेश्चन इसका क्या है। ठीक है, 17वें नंबर की एक क्वेश्चन है। इन परमाणुओं के हमको पूर्ण प्रतीक लिखना है, जिसमें Z का मान 17 है और A का मान 35 है। तो चलिए यहाँ पर जब हम सूत्र देते हैं तो जो 17 होता है वो होता है क्लोरीन का, Z लिखा जाता है नीचे तो ये 17 लिख दिए, और यहाँ पर A लिखा जाता है ऊपर तो इसका 35 लिख दिए। अब हम बात करते हैं 30, तो 30 किस परमाणु का होता है? जिंक का, तो ये हम लिखे जिंक और नीचे इसका परमाणु क्रमांक Z लिख दिए 30 और इसका ये परमाणु भार कितना हो गया? 65। इसी तरह से यहाँ पर हम 11 देखते हैं तो 11 होता है सोडियम का, तो ये हम सोडियम लिखे और इसका परमाणु संख्या हो गया 11 और यहाँ पर ये परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? 23। इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे। अब चौथा वाला है ये 18 होता है आर्गन का, तो आर्गन का परमाणु क्रमांक हो गया 18 और परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? 40। इस तरह से हमको संकेत के रूप में इसको लिख देना है केवल। अब चलते हैं अगले 18वें क्वेश्चन में पहुंचते हैं। तो 18वां क्वेश्चन ये है, अतिव्यापन किसे कहते हैं? अतिव्यापन के प्रकारों को समझाइए। ये भी अथवा वाला क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। न्यूनतम ऊर्जा अवस्था में दो परमाणु इतने करीब हो जाते हैं कि उनके परमाणु कक्षक आंशिक रूप से अंतर्भेदन कर लेते हैं। अंतर्भेदन का मतलब आपस में मिल जाते हैं। इसे ही परमाणु कक्षक का अतिव्यापन कहते हैं। तो जब न्यूनतम अवस्था की ऊर्जा होती है तो ये कंडीशन हो गई, और जब परमाणु कक्षक पास पास आते हैं तो आपस में घुस जाते हैं, थोड़ा थोड़ा आंशिक अतिव्यापन कर लेते हैं। इसी को हम परमाणु कक्षक का अतिव्यापन कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्रकारों की। तो चलिए इसमें प्रकार कौन कौन से हैं। ये है सबसे पहले SS अतिव्यापन। SS अतिव्यापन का मतलब होता है इस प्रकार के संयोजन में दो अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का मतलब आधा भरा हुआ, S कक्षक अंतर्नाभिकीय अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं, जैसा ये नीचे दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये S कक्षक जो होता है गोलाकार होता है, ये भी S कक्षक गोलाकार होता है, और ये हाफ फील्ड होते हैं। हाफ फील्ड का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें पाए जाते हैं। तो ये आपस में इस तरह से आंशिक रूप से आपस में मिल जाते हैं। जैसे एक हिस्सा इस गोले का हो गया और दूसरा बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक हिस्सा इस गोले का हो गया। इस तरह से यहाँ पर थोड़ा थोड़ा यहाँ हो गया अतिव्यापन, माने कक्षकों का अंतर्भेदन हो गया। इसे SS अतिव्यापन कहते हैं। तो SS अतिव्यापन में S कक्षक और S कक्षक आपस में मिल जाते हैं, आंशिक रूप से मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं SP। इसके नाम में ही है कि इस अतिव्यापन में जो S है वो अर्धवृत्त होता है, माने आधा भरा होता है, और इसी तरह से P कक्षक भी होता है जो आधा भरा होता है, तो ये P कक्षक होता है। और इस तरह से ये जब हम ये समाक्षीय अतिव्यापन करते हैं, समाक्षीय का मतलब सीधा सीधा, समाक्षीय अतिव्यापन जब होता है तो ये क्या होता है? SP अतिव्यापन होता है। चलिए अब अगले प्रकार में आते हैं। ये है PP अतिव्यापन। तो चलिए यहाँ पर PP अतिव्यापन कैसे हो जाएगा इसको देख लेते हैं। तो ये PP अतिव्यापन दो तरह का होता है। एक ये इस प्रकार के परमाणु में अर्धवृत्त PP कक्षक होते हैं। ये भी P है जो आधा भरा हुआ है, ये भी P है जो आधा भरा हुआ है, और ये समाक्षीय है। जब समाक्षीय अतिव्यापन होता है तो ये थोड़ा हिस्सा इसका और थोड़ा हिस्सा इसका आपस में मिलेगा, इसको हम PP अतिव्यापन कहेंगे। ये जितने बने हैं ये सिग्मा बंध के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर इस तरह से ये सिग्मा बनता है, यहाँ भी इस तरह से ये सिग्मा बनता है, यहाँ से भी इस तरह से ये क्या बनता है? सिग्मा बनता है, इसलिए सिग्मा अतिव्यापन कहला गया। अब हम बात करते हैं इसका अगला अतिव्यापन जो होता है ये पाई आबंध होता है। तो इसमें अतिव्यापन कैसे होता है कि इसमें जो P कक्षक होते हैं अर्धवृत्त होते हैं, ये भी अर्धवृत्त भरे होते हैं, लेकिन इनका पार्श्वीय अतिव्यापन होता है। पार्श्वीय अतिव्यापन का मतलब ये इस तरह से होते हैं, तो आपस में ये कक्षक इस तरह से मिल जाते हैं। तो यहाँ पर एक तरह की पाई जैसे संरचना बन जाती है। तो ये भी PP अतिव्यापन का ये दूसरा उदाहरण है जिसमें पाई बंध बनता है, और ये PP अतिव्यापन है जिसमें सिग्मा बंध बनता है। तो ये PP अतिव्यापन जो सिग्मा बंध बनाता है ये समाक्षीय होता है और ये पार्श्वीय होता है। पार्श्वीय का मतलब इसके अगल बगल की चीज़ें मिलती हैं। इस तरह से हमको यहाँ पर अतिव्यापन समझाना है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। तो इसका नाम लिखने के लिए
यहाँ तो मैं ये लिख दिया हूँ 4 एथिल, लेकिन साथ में आपको ये भी उतारना है 4 एथिल 3 मेथिल पेंटेन, ये पूरा नाम है। कैसे कैसे हो गया समझ लीजिए। तो यहाँ पर हमको नाम ऐसे इसको नाम देना है कि जिस तरफ से ये श्रृंखला ज़्यादा हो। जैसे मैं यहाँ से गिनूँ तो 1 2 3 4, तो यहाँ से श्रृंखला जो है 4 पहुँचती है। यहाँ से देख लेता हूँ तो इसके C2H5 के 2 टुकड़े कर सकते हैं। एक हम कर दें इसका CH2 और एक कर दें यहाँ पर क्या CH3। ये हमारे पास C2H5 था ना, तो इसको हम 2 तरह से, अब हम इसकी गिनती यहाँ से चालू 1 2 3 4 5 ऐसे करेंगे तो ये ज़्यादा लंबी श्रृंखला होती है। तो यहाँ पर हम डाल दिए क्या, ये चित्र भी, इसका नाम लिखने के साथ इसमें नंबर डाल के ये भी लिखना है। यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ डालेंगे 1, इस कार्बन में डालेंगे क्या 2, इस कार्बन में क्या डालेंगे 3, इस कार्बन में क्या डालेंगे 4, इस कार्बन में क्या डालेंगे 5। तो इस तरह से हमको नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद हम देखते हैं कि 4 नंबर में क्या जुड़ा है एथिल और 3 नंबर में क्या जुड़ा है मेथिल। तो अल्फ़ाबेट से हमको इसको लिखना होता है। तो अल्फ़ाबेट में एथिल पहले आएगा तो हम लिखेंगे 4 एथिल, तो ये लिख दिए 4 एथिल। फिर 3 में क्या जुड़ा है मेथिल, और ये श्रृंखला कहाँ तक गई है 5 तक, तो ये हो गया पेंटेन। तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा 4 एथिल 3 मेथिल पेंटेन। तो इस तरह से यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर ये 1 नंबर का पूरा उतारना भी है और उतारने के बाद नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद फिर इसका नाम लिखना है। इसके बाद हम दूसरे नंबर में पहुँचते हैं। तो दूसरे नंबर में हम यहाँ पर बात करते हैं तो CH3 CH3 CH, अब ये CH3 2 ऐसे इकट्ठा दे दिया है। मतलब इसमें हाइड्रोजन कितने हैं 6 और कार्बन कितने हैं 2। तो हम इसको थोड़ा श्रृंखला को ऐसे बढ़ा लेंगे, इसी श्रृंखला को लिखेंगे तो ये हो जाएगा CH2, एक H इससे ले लिया। फिर इसके बाद यहाँ पर जो आएगा ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा CH2 और आगे ये हो जाएगा CH3। इस तरह से इस श्रृंखला को हम बढ़ा लेंगे। तो जो हमारा यहाँ पर CH3 2 लिखा था, तो इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन 6 थे तो 2 और 3 5 और एक इसमें जुड़ गया तो कितना हुआ 6, और कार्बन 2 थे तो ये हो गया। तो एक यहाँ 1 डाल दिए, ये 2 डाल दिए, ये 3 डाल दिए, ये 4 और ये कितना हो गया 5। तो इस तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा पेंटेन। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की। तो तीसरे नंबर में हम यदि यहाँ से गिने तो ये 2 हैं, तो 2 1 3 1 4 1 5, यहाँ से 5 होता है, यहाँ से गिनते हैं 2 1 3 1 4 1 5 1 6। और यदि हम सीधा सीधा भी गिन देते हैं 1 2 3 4 5 6, तो हर तरह से यहाँ 6 आता है तो यहाँ से ही गिनती कर देंगे जहाँ से ये क्रियात्मक समूह 5 पड़ेगा। तो बड़ा वाला क्रियात्मक समूह यहाँ पड़ता है, इसका नाम रख देते हैं 1, इसको रख देता हूँ मैं क्या 2, इसका नाम क्या हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। इसको भी उत्तर में लिखना है। अब उत्तर में लिखने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जगह मेथिल जुड़ा है, एक जगह एथिल जुड़ा है। तो अल्फ़ाबेट में एथिल पहले आएगा, इसलिए यहाँ लिख दिया 3 एथिल। फिर चौथे में क्या जुड़ा है मेथिल, तो ये 4 मेथिल, और ये 6 है तो 6 वाले को क्या बोलते हैं हेक्सेन, तो ये हो गया हेक्सेन। इस तरह से इसका नाम होगा। इसके बाद चौथे वाले में हम चलते हैं तो इसमें हम पहले नंबर डालेंगे। तो नंबर ये जहाँ से डबल बंध पहले पड़ेगा, इधर से करेंगे तो 1 2 3 नंबर में पड़ रहा, इधर से पढ़ेंगे तो 1 2 नंबर में पड़ रहा। तो यहाँ से चालू करते हैं 1, यहाँ हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो 5 वाले को पेंट बोलते हैं, तो ये पेंट लिख दिए। 2 में डबल बांड है, 2 नंबर में डबल बांड लगा है तो 2 लिख दिए। और डबल बांड वाले को इन बोलते हैं तो इसलिए हो गया पेंट 2 इन, या डायरेक्टली हम इसको पेंटीन भी लिख सकते हैं। इस तरह से हमको इसका नाम देना है। तो इनको भी उतारना है, इसके बाद नाम लिखना है। अब हम बात करते हैं 20 नंबर के प्रश्न में। ये लास्ट का प्रश्न है 20 नंबर का, ये भी अथवा वाला है। तो चलिए इसको देखते हैं। मार्कोनी-काफ एवं प्रति मार्कोनी-काफ के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। तो चलिए मार्कोनी-काफ का नियम पहले पढ़ लेते हैं। ये होता क्या है? वह योज्य अभिकर्मक जिसका संकलन हो रहा हो, माने ऐसा इस अभिकर्मक जो क्रिया के साथ जुड़ रहा हो, तो उसका अधिक ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर संयुक्त होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। तो चलिए यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए ये कोई हाइड्रोकार्बन है।
अब यहाँ पर ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी है, तो यहाँ पर हमको यहाँ जोड़ना है ये HBr। तो ये HBr वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। जैसे इसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 3, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 1, तो यहाँ पर जो है ये Br जुड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम जोड़ देते हैं। तो यदि यहाँ से CH3 रहता है, ये H+ अलग अलग कर दिए हैं, तो यहाँ से H+ हटेगा तो यहाँ Br जुड़ जाएगा और यहाँ भी CH3 से Br। इस तरह से यहाँ पर मार्कोनिकॉफ का नियम लागू होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं आगे के स्टेप में कि ये हो गया क्या CH3 हो गया, फिर ये क्या हो गया CH हो गया, तो इसका H हटा देंगे, ये हो गया क्या CH3, इसी का H हट करके यहाँ पर क्या हो सकता है Br जुड़ सकता है। इस तरह से हमको बनाना है। इसके बाद फिर हम लास्ट का देख लेते हैं, प्रति मार्कोनिकॉफ योगज अथवा परऑक्साइड प्रभाव अथवा खरास प्रभाव, इसके 3 नाम हैं, इसको देखते हैं। तो इसमें होता क्या है, परऑक्साइड की उपस्थिति में असममित एल्कीनो जैसे प्रोपीन में HBr का संयोजन प्रति मार्कोनिकॉफ नियम से होता है। ये केवल HBr के साथ होता है, HCl HI के साथ नहीं होता है। और इसका अध्ययन MS खरास तथा FR मेयो द्वारा सन 1933 में शिकागो विश्वविद्यालय में किया गया है। अतः इस अभिक्रिया को परऑक्साइड या खरास प्रभाव या योगज अभिक्रिया या प्रति मार्कोनिकॉफ नियम भी कहते हैं। तो कई नाम हो गए इसके। तो कुल मिला के ऐसा है कि इसमें जो है यदि परऑक्साइड उपस्थित हो तो ये सीधे ही यहाँ पर उसके साथ ये Br जो है सब जुड़ जाता है। इसका H भी जुड़ जाएगा इसको तोड़ करके और Br भी जुड़ जाता है। तो इस तरह से इसकी संरचना बन जाती है। तो देखिए यहाँ ये CH3 था, ये CH3 ही आ गया, फिर यहाँ ये CH था तो यहाँ पर CH2 हो गया क्योंकि H इसमें जा कर के क्या हो गया जुड़ गया। फिर यहाँ ये CH2 था तो ये CH2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा Br हो गया। इस तरह से सारी चीज़ें इसमें जुड़ जाती हैं। तो इसको हम योगज अभिक्रिया कहते हैं कि सब कुछ जुड़ गया है। तो इस तरह से ये दोनों अभिक्रियाएँ एक तरह का योगज है, बस ये परऑक्साइड के प्रभाव में योग करती है। धन्यवाद। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।